हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप हिमाचल। आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारे नॉर्मल वीडियो से अलग होने वाला है। नॉर्मली हम लोग हर वीडियो में आप लोगों के साथ कोई ना कोई नई इंफॉर्मेशन, नई जानकारी साझा करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो कल होने वाले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के ऊपर आधारित है। कल आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इस स्पेसिफिक समय शुरू हो चुका होगा। 10 से 12 आप लोगों का जनरल स्टडीज का पेपर है, उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक है और उसके बाद 2 से 4 आप लोगों का सी सेट एग्जामिनेशन है। तो ये जो 6 घंटे का आपका पूरा ड्यूरेशन रहेगा, इसको आप लोगों ने किस तरह से मैनेज करना है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, और अब से लेके कल तक यानी कि आने वाले 24 घंटे भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें किन चीजों के ऊपर मेनली ध्यान केंद्रित किया जाए, किन के ऊपर फोकस रखा जाए, ताकि जो पैनिक सिचुएशन है उससे बचा जाए। सबसे पहली सजेशन, इससे पहले मैं अपने सेशन को शुरू करूं, सबसे पहली सजेशन मेरी आप सब लोगों को यही है कि इस समय कोई भी नई चीज कवर करने का प्रयत्न मत करिए, क्योंकि पिछले 1 साल से या 2 साल या 3 साल से जो है वो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आपने जो प्रिपरेशन पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में की हुई है, तो एक दिन में जो वो कोई कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट एडिशन जो है वो आपके कंटेंट में नहीं होगी। हाँ, ये जरूर है कि कुछ फैक्ट्स है। फैक्ट्स का मेरा सीधा सीधा मतलब क्या है कि जैसे डेज टू रिमेंबर है, या किसी इंडेक्स या किसी रिपोर्ट के अंदर हमारे देश की रैंकिंग है वो एग्जैक्टली रिकॉल करने में आपको थोड़ी सी परेशानी आ रही है। ये इकोनॉमिक सर्वे का थोड़ा डाटा है, अगर आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, बजट के डाटा को रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो उनके ऊपर जब आप लोग एक बार जरूर जो है वो नजर मार सकते हो। लेकिन इसके अलावा जो है वो कोई, क्योंकि बहुत बार क्या रहता है कि जब पीयर ग्रुप हमारा रहता है और हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो कोई एक ऐसा टॉपिक होता है जो किसी ने पढ़ा होता है, हमने नहीं पढ़ा होता है, क्लियर। तो फिर हम उसको जो है वो कवर करने का प्रयत्न करते हैं, वो अननेसेसरी हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा शेक करता है, क्लियर। तो आप लोगों ने बस एक चीज का ध्यान रखना है, नई चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरी सीधी सी सजेशन आप लोगों को यही है, अल्टीमेटली करोगे आप वही जो आपका मन होगा, लेकिन एक दो तीन चीजों का ध्यान रखिए कि हम लोगों ने अपने जो नर्व्स हैं, क्योंकि बहुत बार होता है लोगों के पास बहुत नॉलेज होता है, लेकिन वो अपने नॉलेज के अनुसार जो है वो एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। कभी कभी होता है कि कोई बैट्समैन बड़ा टैलेंटेड होता है, लेकिन जब उसको बार बार मौका मिलता रहता है इंडियन टीम में, फिर भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। सबको लगता है कि बहुत टैलेंटेड है, उसको भी लगता है कि वो बहुत टैलेंटेड है, लोगों को भी लगता है कि बहुत टैलेंटेड है। तो कहानी सीधी सीधी ये रहती है कि जो नर्व्स है उनके ऊपर कंट्रोल करना इस एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही कारण है आज का जो वीडियो है उसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ ये नहीं डिस्कशन करूंगा कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये कर लो वो कर लो, ये कोई डिस्कशन नहीं रहेगी। बस ये रहेगा कि हम लोगों ने 24 घंटे में जो वो किस तरह से अपना कंपोजर मेंटेन करना है, किस तरह से जो है वो किन किन चीजों का हम लोगों ने ध्यान रखना है। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसके ऊपर हम लोग 4 चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चेकलिस्ट। चेकलिस्ट का मतलब क्या है, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले या एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप लोगों ने किन किन चीजों का ध्यान रखना है, यानी कि आसान भाषा में क्या चीजें आपके पास पहले से ही होनी चाहिए। दूसरा, ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग गलती क्या करते हैं, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है, वो पता है हम लोगों को कि किस तरह के पेपर या किस तरह के क्वेश्चन जो हमारी ग्रेजुएशन में आएंगे, 11th में आएंगे, 12th में आएंगे या पीजी में आएंगे, क्लियर। लेकिन ये जो एग्जामिनेशन होते हैं ये डिफरेंट चीजों को असेस करते हैं, क्योंकि ये एक सिविल सर्विसेज या सिविल सर्वेंट का एक एग्जाम है, टॉप मोस्ट पोजीशन है। और नॉर्मली जिन कामों को सिविल सर्वेंट या जिस तरह का नेचर ऑफ वर्क उसका है वो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। तो यही कारण है आप लोग इस एग्जाम के अंदर जो है वो ऐसा मत सोचिए कि जो आपने पढ़ा है वही सारे का सारा आ जाएगा। बस ये है कि जितना आपने पढ़ा है और जो आपसे पूछा जाएगा उसमें आप लोग कितनी एक्यूरेसी के साथ काम करते हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो दूसरी चीज पहले ही सोच के जाइए कि ऑलवेज एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड की पेपर जो है आप लोग वहां पर जाओगे और जिस तरह का पेपर होगा आप उसको उसी तरह से टैकल करने का प्रयत्न करिए। तीसरा, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। एग्जाम को हमने कैसे अप्रोच करना है। बहुत बार सवाल रहते हैं, जैसे अभी भी मैसेजेस हम लोगों को आ रहे हैं कि सर कितने क्वेश्चन करें, 100 क्वेश्चन ही कर दें, 90 करें, 70 करें, 50 करें, 40 करें, क्लियर। अब जब हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो हम लोगों ने किन किन चीजों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसको मैं हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट बोलता हूं, दैट इज अवॉइड ह्यूमन एरर्स। बहुत बार हम लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं कि एंड में जब हम अपने पेपर को असेस करते हैं या कट ऑफ आती है, तो कट ऑफ से हार्डली 1 या 2 नंबर से हम लोग रह जाते हैं, और उसका जो श्रेय होता है, उसका जो क्रेडिट होता है वो एक ऐसे सवाल को जाता है जो सवाल आपको अच्छी तरह से आता था, लेकिन आप लोगों ने किसी कारणवश जो है उसको गलत कर दिया। तो ध्यान रखिए, आप लोग कभी भी जो मुश्किल सवाल होगा वो कभी भी आपको इस एग्जामिनेशन से बाहर नहीं करेगा। जो आसान सवाल होगा, जो आपको आता होगा, आपने उसके ऊपर कुछ चीजों का ध्यान नहीं दिया होगा, आप उसको जब गलत कर दोगे वो आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से बाहर करेगा, क्लियर। तो ध्यान रखिए, हमेशा अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर जो आप लोगों ने प्ले करना है, और इन 4 चीजों के ऊपर जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इस
वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि अगेन आप लोगों के पास भी बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो इस वीडियो को मैं थोड़ा सा कंसाइज कर रहा हूँ। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चेकलिस्ट की। चेकलिस्ट का सीधा सीधा मतलब है कि इस स्पेसिफिक टाइम पे आप सब लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए। चेकलिस्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, होपफुली आप सब लोगों के पास ये होगा, आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया होगा और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इसको प्रिंट आउट भी ले लिया होगा। वो लोग जिन्होंने इसको अभी तक प्रिंट आउट नहीं किया हुआ है या अभी तक इसका प्रिंट नहीं लिया है, वो अभी जाइए इसका प्रिंट लीजिए। इस कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि शाम को करवाऊंगा, कल सुबह करवाऊंगा, या इस कॉन्फिडेंस में मत रहिए कि प्रिंटर तो घर पे पड़ा हुआ है, सुबह जाऊंगा एक सेकंड में जो है वो प्रिंट बाहर निकल आएगा। ध्यान रखिए कभी भी किसी भी तरह की इमरजेंसी हो सकती है। हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी कट होने की संभावना हिमाचल प्रदेश के अंदर काफी ज्यादा रहती है। तो अभी जाइए, अभी जो है वो आपके पास इस स्पेसिफिक टाइम पे आप लोगों के पास इसका प्रिंट आउट होना चाहिए। क्लियर? पहली बात। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे देखिए स्पेसिफाई किया गया है कि आप लोगों ने पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो इस एडमिट कार्ड के ऊपर लगाना है। तो आप लोग इसके ऊपर लगाइए और इसको सेल्फ अटेस्ट करिए। किसी जमाने में अटेस्टेशन बाहर से होती है, आप लोगों को अटेस्टेशन बाहर से करवाने की आवश्यकता नहीं, आप लोग खुद ही अपने जो वो क्रॉस साइन यहाँ से कर दीजिए, आपका जो है वो खुद ब खुद ये वाला जो आपका पूरा जो आपका ई एडमिट कार्ड या एडमिट कार्ड है ये अपने आप ही अटेस्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए अगर आप इसके बिना एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो आप लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। यहाँ पे टाइम के बारे में सीधा सीधा मेंशन किया गया है, 10 से 12 जो आप लोगों का जीएस का पेपर है और 2 से 4 जो है आप लोगों का एप्टीट्यूड टेस्ट है यानी कि सीसैट एग्जामिनेशन है। क्लियर? तो सबसे पहली चीज एडमिट कार्ड जो आप लोग इसको चेक करिए। मेरी सजेशन आप लोगों को ये रहेगी कि 2 दिन प्रिंट जो है वो अपने साथ लेके चलिए। कभी कभी जो वो कुछ भी रीजन हो जाता है, कभी फट जाता है, कोई भी कारण हो सकता है, तो आप लोगों ने किसी भी तरह की ऐसी परिस्थिति जो आपको थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन में डाल सकती है उससे अपने आप को बचाना है। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप लोगों ने अपने साथ जो वो एक आईडी प्रूफ कैरी करना है। आईडी प्रूफ का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस है, जैसे आप लोगों का आधार कार्ड है। क्लियर? उसको अपने साथ जरूर कैरी करिए कि कभी अगर इन्विजिलेटर को लगता है कि आप लोगों को उसको चेक करने की आवश्यकता है तो आपको आपका आईडी कार्ड जो वो जरूर चेक करेगा। दूसरी चीज जिसके ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जैसे पहले क्योंकि कोविड का टाइम रहा था तो वहां पे मास्क जो है वो कंपलसरी हुआ करते थे, इस बार जो है वो मास्क वॉलंटरी है यानी कि आपकी मर्जी है। अगर आप लोग जो है वो मास्क डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहते हो तो नहीं डाल सकते हो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो सजेशन है वो है दैट इज वाटर बॉटल्स की। तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग वाटर बॉटल कैरी करते हैं जो नॉन ट्रांसपेरेंट होती है, जैसे स्टील की बोतल कैरी करते हैं। तो ध्यान रखिए आप लोग जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर वाटर बॉटल तो लेके जाइए, अपना पानी खुद लेके जाइए क्योंकि 2 घंटे आप लोगों ने वहां पे बैठना है। पहले पानी की सुविधा प्रदान की जाती थी बिफोर कोविड, कोविड के बाद जो है वो अब इस तरह की चीजें जो हम लोगों को देखने को नहीं मिल रही है। तो अपनी पानी की बोतल वैसे भी आप लोगों को इन जनरल अगर वो प्रोवाइड कर भी रहे हैं तब भी आप लोगों ने जो वो अपने साथ पानी की बोतल लेके जानी है। लेकिन ध्यान रखना जो आपकी वाटर बॉटल है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। क्लियर? ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, चाहे ग्लास की हो। क्लियर? ये आपकी जो नॉर्मल पानी की बोतलें हम लोगों को बाहर मिलती है वो वाली है। क्लियर? तो वाटर बॉटल जो है वो आप कैरी करिए, स्टील वगैरह की कैरी मत करिए। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग ब्लू कलर या ब्लैक कलर का बॉल पेन, क्लियर, जेल पेन नहीं, बॉल पेन जो है वो अपने साथ कैरी करिए। इसके साथ मैं आप लोगों को सजेशन ये भी दूंगा कि आप काम करिए, आप ब्लू भी लेके जाइए, ब्लैक भी लेके जाइए। बहुत बार देखा जाता है कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कोई इंसान का ना कॉन्फिडेंट होता है कि वो एक ही पेन लेके आता है और वही नहीं चल रहा होता है। क्लियर? फिर वो यहाँ वहां जो है वो लोगों से मांगना शुरू करता है और बड़ी बार जब अगेन कहानी क्या है कि हम लोगों ने हर एक ऐसी सिचुएशन से जब अपने आप को बचाना है जो हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर सकती है। तो अपने साथ 2-3 पेन रखिए, हो सकता है कि आपका पेन जो किसी और के लिए भी सहायक हो सके, किसी और की भी सहायता कर सके। तो हमेशा 2-3 पेन जो अपने साथ लेके जाइए। मेरी सजेशन आप लोगों को क्या है, हालांकि एग्जामिनेशन हॉल के लिए बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज नहीं है कि आप लोग जो वो पेंसिल भी अपने साथ कैरी कर सकते हो। स्पेसिफिकली जीएस में तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका रोल नहीं रहेगा, लेकिन सीसैट में अगर पेपर जो वो बहुत ज्यादा लेंथी आता है तो थोड़ा सा आप लोग पेंसिल को यूज कर सकते हैं। हालांकि जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है उसके एंड में रफ वर्क के लिए जो है वो पेजेस दिए जाते हैं। क्लियर? लेकिन आप लोग ब्लू और ब्लैक पेन दोनों में से एक बॉल पेन जो है वो आप लोगों ने लेके जाना है। तो अभी तक इस स्पेसिफिक टाइम तक होपफुली आप सब लोगों के पास जो है सारी की सारी चीजें। क्लियर? तो 3-4 चीजें जो वो पहले ही ध्यान में रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाकी चलिए, पानी की बोतल लेके जानी है, मत लेके जाइए। आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, पेन आपके पास होना चाहिए और उसके साथ साथ जो है वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो ये जो है वो आप लोगों ने इस स्पेसिफिक टाइम पे ध्यान रखना है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में देखिए मौसम जो है वो उसका पता नहीं चलता है और जिस तरह से पिछले कुछ समय में हम लोगों ने देखा तो रास्ते जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है।
तो अगर आपके घर से आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है अगर 1 घंटे से ज्यादा की दूरी पे है, मतलब 1 घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है, तो आप लोग जो यहाँ पे ध्यान रखिए कि आप लोग कोशिश करिए कि उस एग्जामिनेशन सेंटर के पास रह लीजिए। अगर कोई रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, तो वहां पे रह लीजिए, नहीं तो वहां पे कमरा वगैरह जो आप लोगों को मिल जाएगा। क्लियर? नहीं तो अगर आप लोगों लेटर सपोज 1 घंटे का ट्रेवल है, मॉर्निंग में आप लोगों को जल्दी निकलना पड़ेगा, अगर कोई किसी भी तरह की त्रासदी या किसी भी तरह का कोई अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस हो जाता है, तो फिर आप लोगों की डिले होने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। जैसे मैं बार बार शेयर भी करता हूँ, एक बार यहाँ पे भी हुआ था कि वो लोग जो जैसे सोलन चंडीगढ़ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन एक बार क्योंकि वहां पे रास्ते का काम चला हुआ था, जिसके कारण जो वो संडे को जैम लगा हुआ था और बहुत सारे लोग जो है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं पहुंच पाए थे। तो आप लोग कोशिश करिए कि अगर घर के नजदीक है, 15 मिनट है कि चलिए गाड़ी नहीं होगी, पैदल भी चल जाओगे तब भी पहुंच जाओगे, तब आप लोग जब अपने घर के अंदर ही रहिए, नहीं तो आप लोग एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पहुंचिए। और मेरी सीधी सजेशन आप लोगों को यही है, मेरी भी है, कमीशन की भी यही है, तो उनकी तो सुन लेना आप लोग। क्लियर? कि अगर 10 बजे जो है वो आप लोगों का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, तो आप लोग एटलीस्ट 1 घंटा पहले जो वो वहां पे पहुंच जाइए, यानी कि 9 बजे अपने एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचिए। देखिए वैसे एंट्री तो दे देते हैं लोग, लेकिन 10 बजे जैसे एग्जामिनेशन यानी कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, उसके बाद आपकी एंट्री नहीं हो सकती है। क्लियर? तो आप लोग कोशिश करिए 9 सवा 9, मैं तो सजेशन दूंगा 9 बजे से पहले ही वहां पे पहुंच जाइए। 1 घंटे का समय है, थोड़ा सा आप लोग जो है वो उस माहौल में भी ढल जाओगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करोगे और थोड़ा सा कंपोजर जो है उसको मेंटेन करने में आप सब लोगों को काफी ज्यादा सहायता रहेगी। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा, नई चीज पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुरानी चीजें जैसे फैक्ट्स वगैरह हैं, उनके ऊपर अगर आप एक बार गो थ्रू करना चाहते हो तो उनके ऊपर नजर मार लीजिए, जिनको रिकॉल करने में आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ा सा आज अपने दिन को लाइट रखिए। क्लियर? लाइट रखने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज कर ली बड़ी ज्यादा हैवी और अपने बॉडी को थका लिया, क्लियर, या बड़ा ज्यादा बोल लिया फिर अपने आप को थका लिया। थोड़ा सा रिलैक्स करिए। क्लियर? मूवी देखिए, फोन चलाइए, जो भी करना है जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगता है वो करिए। अपनी बॉडी को थोड़ा सा आज लाइट रखिए। लाइट मेरा मतलब है वैसे भी, और उसके साथ साथ जो वो डाइट या जो आपका खान पीन है वहां पे भी आप लोग थोड़ा सा हल्का फुल्का खाना ही कंज्यूम करिए। सैटरडे का दिन है, नॉर्मली सैटरडे को जो है वो इंजॉय करने का जो है वो दिन जरूर रहता है, लेकिन आप लोग जो वो आज इसको अवॉइड करिए, थोड़ा सा लाइट रखिए अपने आप को। जो वेजिटेरियन फूड है उसकी तरफ जाइए। अगेन यहाँ पे मैं आपके खाने की जो आदत है उसको चेंज करने का प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। आसान भाषा में मेरा सीधा सीधा जो आप लोगों को डायरेक्शन है वो यही है कि आप लोग अपना जो खाना है, जो आपका थोड़ा सा जो आपका दिन है उसको हल्का रखिए, लाइट रखिए। और अगर आप लोगों का सेंटर दूर है तो आज शायद आप लोग ट्रेवल कर रहे होंगे, तो कोशिश करिए कि जल्दी निकल जाओ। क्लियर? ऐसा नहीं है कि ट्रेवल करना है कि चलिए ठीक है जी शाम को निकलेंगे, पहुंच तो जाएंगे रात को वहां पे। दिन दिन में निकलिए, रात को जो है वो मत जाइए। हिमाचल प्रदेश क्योंकि हमारी जो जोग्राफिकल स्थिति है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, यही कारण है कि हम लोगों को जो भी काम करना होता है, वैसे भी हम लोग जो काम करते हैं वो दिन में करते हैं। तो होपफुली आप लोग अपना ट्रेवल वगैरह जो भी है वो आज ही उसको कंप्लीट कर लोगे। और कभी कभी एक पॉजिटिव चीज ये भी रहती है कि मान लीजिए आप एक ऐसी जगह के ऊपर जा रहे हो जहां पे आपको पता ही नहीं है कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे है। क्लियर? तो अगर आप एक दिन पहले पहुंच जाते तो आप जाइए, थोड़ा सा शाम को घुमाइए और दिखाइए कि अच्छा मेरा एग्जामिनेशन सेंटर जो है यहाँ पे, ताकि अगले दिन आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो कितना समय लगेगा मेरे को और मैं अपने एग्जामिनेशन सेंटर के पास पहुंच जाऊंगा। क्लियर? तो सबसे पहली चीज है उस चीज के ऊपर आप लोगों ने ये ध्यान देना है। तो पहला होपफुली ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? मैं उम्मीद करूंगा 99% लोग जो है उन्होंने इस वाली चीज को अभी तक कंप्लीट कर दिया होगा। नहीं किया बाकी लोगों ने, जल्दी से जो इसको कंप्लीट कर। दूसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इस एग्जामिनेशन का, जो मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे, दैट इज ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। क्लियर? ध्यान रखिए, जैसे मैं थोड़ी देर पहले भी जिक्र कर रहा था, हर एक एग्जामिनेशन जो डिजाइन होती है वो उसकी एक्सपेक्टेशंस के, जो जरूरत होती है उस एग्जाम की या उस पोजीशन की, उस पोस्ट की, उसके अनुसार ही उसको डिजाइन किया जाता है। क्लियर? तो जैसे अगर हम लोग सिविल सर्वेंट्स की बात करेंगे तो इनका काम क्या है? इनका काम है कि आसपास नॉर्मली ऐसे चैलेंजेस हमें देखने को मिलेंगे जो अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस होंगे, अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी, तो उनको वो कैसे टैकल करेंगे, इसी तरह की असेसमेंट जो हम लोगों को जो हमारे एग्जामिनेशन है उनके जरिए भी देखने को मिलती है। जैसे हमारी अलग अलग स्टेजेस हैं, प्रीलिम स्टेज है, उसके बाद हमारी मेन स्टेज है, और उसके बाद जो हमारा पर्सनल इंटरव्यू है, यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्टिविटी को असेस किया जाएगा। क्लियर? आपका जो स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी है उसकी जजमेंट होगी। उसके बाद आपकी जो सब्जेक्टिविटी यानी कि जो इंटरप्रेटिव स्किल्स हैं उनको यहाँ पे असेस किया जाएगा। फिर आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको थर्ड स्टेज पे असेस किया जाएगा। तो जो तीनों स्टेजेस जब आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेंगी, तब जाके जो आप सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बार एग्जामिनेशन का क्रिटिसिज्म हो सकता है, जैसे हिमाचल का भी लास्ट टाइम हुआ था कि जी ये कुछ भी डाल देते हैं, इतने ज्यादा फैक्ट्स हैं, कौन इसको याद रखेगा। लेकिन ध्यान रखिए, जब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस जो है वो नॉर्मली एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर रहता है। मेंस में हार्डली एक आधा क्वेश्चन होता है जो बड़ा ही आउट ऑफ ब्लू आता है।
प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर जो वो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीजें, बड़े ज्यादा ऐसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं जिनको ह्यूमनली मेमोराइज करना जो वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन एक चीज को समझने का प्रयत्न करिए कि अगर मान लीजिए हमारी जीएस के अंदर, जैसे अभी मैं जनरल स्टडीज की बात करूंगा, फिर मैं सी सैट का भी थोड़ा सा जिक्र जरूर करूंगा यहाँ पे, क्योंकि सी सैट जो है वो कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक टाइम पे बहुत प्रॉब्लमेटिक बन चुका है। तो जीएस की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जनरल स्टडीज में देखिए कहानी सीधी सीधी क्या है कि एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया है कि जो कट ऑफ है वो हम लोगों को हर साल कम होती हुई देखने को मिल रही है। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि जी पिछले साल तो जी 100 से ज्यादा चली गई थी, लेकिन ध्यान रखिए उसमें एक 10 नंबर का ऐसा सवाल था जो सभी लोगों का सही था। क्लियर? तो यही कारण उसने कट ऑफ को थोड़ा सा शूट किया था। लास्ट ईयर जो वो कट ऑफ हम लोगों को काफी डिप होती हुई देखने को मिली। तो इन जनरल अगर हम बात करेंगे, देखिए अगेन यहाँ पे एक मैं लाइन जरूर ऐड करूंगा कि कट ऑफ के बारे में मैंने जिक्र जरूर किया, लेकिन आप लोगों ने जो ज्यादा यहाँ पे कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट इस पर थोड़ी सी कम है। एग्जाम हो सकता है मुश्किल आए और कट ऑफ जब वो पिछली बार से भी कम जाए, हो सकता है कि एग्जाम थोड़ा सा आसान आए और कट ऑफ जो वो सबसे ज्यादा भी चली जाए। क्लियर? तो अगेन जब हम लोग एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमने कितने क्वेश्चन जो हैं या किस तरह के क्वेश्चन जो उनको अटेम्प्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चंस को हम लोगों ने बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना है। लेकिन अगेन सबसे पहले बस अपना नॉलेज लेके जाइए और वहां पे तैयार रहिए कि किसी भी तरह की जो, अगर आजकल क्योंकि वर्ल्ड कप का दौर है तो किसी भी तरह की जो बॉल है वो आपके ऊपर आ सकती है, वो बाउंसर हो सकती है, वो किसी भी तरह की जो वो बॉल रह सकती है। तो आप लोगों ने देखना है कि आपने उसको शॉट मारना है या आप लोगों ने जो उसको डक करना है। क्लियर? तो कहानी सीधी सीधी सिंपल सी है कि हमेशा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इसी एटीट्यूड के साथ जाइए, लेकिन इस कॉन्फिडेंस के साथ जाइए कि अगर एग्जामिनेशन जो है वो मुश्किल भी आएगी तो जो आपकी प्रिपरेशन है उसको आप लोग सपोर्ट करोगे, बैक करोगे और उसी के आधार के ऊपर जो वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। क्लियर? तो दूसरी चीज जो है इसके ऊपर आप लोगों ने हमेशा अपना ध्यान केंद्रित करना, और एग्जामिनेशन में हम लोग नॉर्मली इसी तरह की चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। अब देखिए दो चीजें हमारी, जैसे जीएस है और सी सैट है। अब देखिए यार सी सैट में तो सीधा सीधा हम लोगों ने 33% यानी कि 66 से ज्यादा स्कोर जो है, 66.66 मार्क्स से ज्यादा स्कोर जो है आउट ऑफ 200 हम लोगों ने स्कोर करना है। तो सी सेट में देखिए नॉर्मली क्या रहता है, नॉर्मली 3 कंपोनेंट है। नॉर्मली क्या, वैसे भी 3 कंपोनेंट है, एक हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, एक हमारा रीजनिंग है और तीसरा जो हमारा क्या है, इंग्लिश पोर्शन। क्लियर? अब देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग की ब्यूटी क्या होती है कि अगर क्वेश्चन निकलते जाएं तो उनकी श्योरिटी ज्यादा होती है, क्योंकि 4 में से एक आंसर जो है आप लोगों का निकलेगा। कभी कभी क्या रहता है कि रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो है वो इतने ज्यादा डिफिकल्ट, इतने ज्यादा मुश्किल होते हैं कि उनको निकालने में समय बड़ा ज्यादा लग जाता है और उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने हमसे एक्सपेक्टेड होते हैं हम लोग उनके उतने क्वेश्चन जो वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते और वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए आप लोगों ने थोड़ा सा वहां पे एग्जामिनेशन है, जो हमें नहीं पता है कि क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा जाएगा, तो 3 सेक्शंस हमारे हैं। जो 2 सेक्शंस में भी अच्छा कर देगा, यानी कि क्वांट या रीजनिंग में अच्छा कर देगा, इंग्लिश या रीजनिंग में अच्छा कर देगा, क्वांट या इंग्लिश में अच्छा कर देगा, उसके थ्रू होने की जो प्रोबेबिलिटी और चांसेस है वो वैसे ही ज्यादा होंगे। आप लोगों ने बस एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि देखिए इंग्लिश में थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर होने के चांसेस, पॉसिबिलिटी, जब अगर भाषा अच्छी नहीं है तो इंग्लिश में क्या है कि क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट हो गए लेकिन गलती करने की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी। क्लियर? तो इंग्लिश में जो है जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो ऑब्वियसली बात है इंग्लिश को प्रायोरिटी देंगे, जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है वो इंग्लिश में नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करें जिनके ऊपर उनकी श्योरिटी है, जिनको उन्होंने पहले कहीं अटेम्प्ट किया हुआ है या कहीं पे पहले उन्होंने प्रैक्टिस किया हुआ है। नहीं तो वो आपका क्वांट और रीजनिंग वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर फोकस करेंगे। क्लियर? जिनका जो है वो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, मैथ स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है। क्लियर? तो सबसे पहले जो आप लोगों ने, या कभी कभी क्या रहता है कि किसी स्टूडेंट के तीनों चीजें स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो उनको मेरी सजेशन सीधी है कि क्वेश्चन देखिए, अगर किसी भी एक क्वेश्चन के ऊपर समय से ज्यादा टाइम लग रहा है, जैसे मान लीजिए 3 मिनट लग गए, 2, ढाई, 3, 4, 5 मिनट लग गए और क्वेश्चन जो आपका 2 ही नंबर का है, तो आप उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दीजिए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के डाले जाते हैं जो आपके टाइम को वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो उन क्वेश्चन को लोकेट करिए स्पेसिफिकली सी सेट में जो आपको लगता है कि इजिली सॉल्व हो सकते हैं। अगर आप इंग्लिश के क्वेश्चन जो वो ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सी सेट में अटेम्प्ट किए जाएंगे उनकी संख्या जो वो आप लोग थोड़ा सी इंक्रीज कर दीजिए। क्लियर? और बहुत बार क्या रहता है कि जैसे रीजनिंग का भी क्वेश्चन है तो उसमें एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन अटैच होते हैं, तो अगर आपने उस पजल को या जो सीटिंग अरेंजमेंट उसको गलत असेस कर दिया तो आपके फिर आंसर गलत होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि फिर वो पांचों के पांचों क्वेश्चन ही आपके गलत हो जाएंगे। तो आप लोगों ने बहुत ही फोकस के साथ, बहुत ही ध्यान के साथ जो है वो क्वेश्चन को यहाँ पे पिक करना है। क्लियर? और तीनों में से जो 2 में भी अच्छा करेगा, जब तीनों में भी अच्छा करोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या, फिर तो चांसेस आपके बहुत ही ज्यादा है। क्लियर? लेकिन आपने एटलीस्ट 2 में जो आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। क्लियर? तो सी सेट को मैं आपको ध्यान दूंगा, सी सेट के ऊपर मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप लोग थोड़ा सा फोकस रखिएगा
फोकस रखने का रीजन मेरा सीधा सीधा क्या है, देखिए 10 से 12 आप लोग फ्रेश होते हो तो वैसे भी जीएस में आप लोग अच्छे परफॉर्म करोगे, यानी कि वो थोड़ा कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम ही रहेगा। उसके बाद आपका 2 घंटे का ब्रेक होता है। अब इस 2 घंटे के ब्रेक में जो वो थोड़ा सा बड़ा टेंशन होती है। टेंशन क्या होती है कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने जो पुराने पेपर्स हैं या जो जीएस का पेपर हो उसको दूसरों के साथ डिस्कस कर रहे हो, सब छोड़ दो, सब भूल जाओ कि जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा था, आपने कैसा किया, क्योंकि जो आपने करना था क्यूआर के ऊपर जो है वो अपना, सॉरी जो क्यूआर नहीं, पार्डन, ओएमआर शीट जो उसके ऊपर आप लोग मार्क कर आए हो, क्लियर। अब ज्यादा उसके ऊपर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। उन 2 घंटों में थोड़ा सा फोकस करिए, छोटा सा लाइट अगेन फिर से फूड कंज्यूम करिए। बहुत सारे लोग जो वो खाना नहीं खाते हैं स्पेसिफिक टाइम पे स्ट्रेस या टेंशन के कारण, अपना खाना लेके जाइए, अपना खाना खाइए। अगर नजदीक में शॉप है तो अगेन हल्का फुल्का जो वो खाना वहां पे कंज्यूम करिए। थोड़ा सा जो आपके साथ गया हुआ है, अगर आपके कोई साथीगण है, उनसे एग्जामिनेशन के बारे में कुछ भी डिस्कस मत करिए, उनसे इन जनरल जो है वो आप लोग डिस्कशन करिए, ताकि क्योंकि 2 बजे वाला जो टाइम होता है डन, ये तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा मौसम अब चेंज हो गया, क्लियर, तो 2 बजे भी मौसम जो वो ठीक ही रहेगा रिलेटिवली। तो जून महीने में जो वो 2 बजे स्पेसिफिकली जो गर्म इलाकों में जो पेपर होता है, तो 2 बजे वाला टाइम जो वो बड़ा ज्यादा मुश्किल रहता है, तो वहां पे वैसे ही जो कॉन्सेंट्रेशन उसके लूज होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो आपने सी सेट को भी उसी फोकस के साथ अटेम्प्ट करना है जिस फोकस के साथ आप जीएस को अटेम्प्ट करोगे, क्लियर। क्योंकि अगर आप 33% यहाँ पे स्कोर नहीं कर पाओगे तो फिर आप समझिए कि आपका जो है वो, चाहे जीएस में 200 में से 200 ले लो, उसकी कोई रिलेवेंस नहीं होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो सी सेट जो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। एंड होपफुली पिछले साल से आप लोगों ने एक्सपीरियंस लिया होगा और सी सेट के ऊपर जो इस बार जरूर काम किया होगा। तो सी सेट में जो वो मेरे अकॉर्डिंगली अगर 45 से 50 सवाल भी आप लोग अटेम्प्ट कर लेते हो तो आई थिंक एक रीजनेबली जो है वो एक जो है वो सेफ नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कंसिडर किए जाएंगे। अगर एरर जो वो 3-4 क्वेश्चन का है भी क्लियर, तब भी जो आप लोग कट ऑफ को बड़े इजीली क्लियर कर जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप ज्यादा क्वेश्चन भी कर सकते हो और अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन को इंक्रीज भी कर, क्लियर। तो सी सेट में जो वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 के आसपास जो वो सेफ माने जाते हैं आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, क्लियर। लेकिन ध्यान रखना एक्यूरेसी जो वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो ज्यादा क्वेश्चन करोगे, गलती ज्यादा होगी, तो समझ लीजिए आपका नेगेटिव मार्किंग होने की जो प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी जो उतनी ही ज्यादा है। और नेगेटिव मार्किंग जितनी ज्यादा होगी, मान लीजिए 100 क्वेश्चन कर लिए किसी ने, क्लियर, और 50 क्वेश्चन जो है वो सही है, किसी ने जैसे लेटर सपोज 50 क्वेश्चन जो है वो सही हैं और 50 क्वेश्चन जो है वो गलत है, तो आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि 100 नंबर जो है वो उसका बना और नेगेटिव जो है वो उसका 33 नंबर जो है वो उसका माइनस हो गया, क्लियर। तो उसने जो वो अपने आप को गेम से वैसे ही बाहर कर दिया, क्लियर। तो आपने जो भी छोटी चीजों ऑलमोस्ट मतलब कट ऑफ के आसपास ही फंसा वो। तो इस तरह की गलतियां जो आप लोगों ने नहीं करनी है। नेगेटिव मार्किंग जो है उसको सी सेट में भी मिनिमाइज रखने की प्रयत्न करना है, मिनिमाइज रखने की कोशिश करनी है, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं जीएस की, क्योंकि जीएस जो है वो आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है। तो ध्यान रखिए, जब भी हम लोग क्वेश्चन पेपर को रीड करते हैं, हर एक की अपनी अपनी तरह की अप्रोच होती है। मैं आप लोगों के साथ एक सिंपल सी अप्रोच शेयर करूंगा, मेरे को पर्सनली लगता है कि ज्यादा बेटर है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, फिर ओएमआर को उठाते हैं, फिर ओएमआर के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क करना शुरू कर देते हैं कि पहले का बी है, दूसरे का सी है, तीसरे का डी है। इस वाली अप्रोच में अगेन आपकी मर्जी है, लेकिन इस वाली अप्रोच में गलती करने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है। इसमें दो थोड़ी सी खामियां हैं। पहली खामी क्या है, गलती करने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा है। गलती करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा कैसे है कि मान लीजिए गलती से आपने ओएमआर के अंदर जो वो, मान लीजिए यहाँ पे 23rd क्वेश्चन था और आपने 24th के सामने जो वो गोला लगा दिया, तो फिर पूरे का पूरा जो आंसर शीट है या पूरे का पूरा जो ओएमआर है उसके आपके गलत होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लीजिए मैंने पूरा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सॉल्व कर लिए और वहां से इन्विजिलेटर बोलता है जी 5 मिनट बचे हैं। अब 5 मिनट में जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे, 10 मिनट बचे हैं, जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे आपको जल्दबाजी में जो उसको मार्क करना पड़ेगा, सर्कल करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे गलती होने की पॉसिबिलिटी जो ज्यादा हो जाती है। तो मेरी सीधी सीधी सजेशन होती है ओएमआर को साथ में रखिए। जैसे ही कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 1 का मान लीजिए आपने ए लगा दिया, ओएमआर के ऊपर उसको साथ में ए लगाइए और पूरे फोकस के साथ आपने ए लगाना है। जो चौथी चीज हमारी है दैट इज अवॉइड ह्यूमन एरर। सबसे बड़ा ह्यूमन एरर जो है स्टूडेंट के द्वारा यही किया जाता है कि वो ओएमआर में ही गलत मार्क कर देते हैं। वहां पे ठीक किया होता है वहां पे जाके, लेकिन यहाँ पे जो वो गलत मार्क कर देते हैं। अब आप खुद समझो कि जब आप सही चीज को सही नहीं मार्क कर पा रहे तो फिर फ्यूचर में जाके जब सिविल सर्वेंट बनोगे तो क्या करोगे प्रदेश का, क्लियर। तो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप लोगों ने साथ साथ ही कोशिश करनी है कि जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वैसे उसको ओएमआर के ऊपर पूरे फोकस के साथ, कि देखिए पहले के सामने लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, आप लोगों ने जो वहां पे उसको जो है वो मार्क कर दिया।
क्लियर होगी बात यहाँ पे सब लोगों को? पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखिए कि कितने क्वेश्चन जो है वो जनरल स्टडीज या जीएस पेपर के अंदर अटेम्प्ट किए गए। देखिए, सबसे पहली जो सजेशन हमारी होती है वो यही रहती है कि जो 100 क्वेश्चंस हैं उनको देखते ही हमें पता चल जाता है। जैसे हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन मेरे को 100% आता है। जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में से डिराइव हुआ है, तो पता है जी आर्टिकल 21 है, तो उस पर मैं 100% श्योर हूँ। तो जैसे मैं किसी क्वेश्चन के ऊपर 100% श्योर हूँ, तो उसको तो मैं फर्स्ट गो में ही अटेम्प्ट कर दूंगा, पहली गो में ही उसको अटेम्प्ट करूंगा। मतलब जैसे मैं देखा, अच्छा ये इसका आंसर ए है, मैं गया ओएमआर के ऊपर मैंने मार्क कर दिया। दूसरी गो यानी कि फर्स्ट गो में हम लोग जिन क्वेश्चन के ऊपर 100% हमारी श्योरिटी होती है, हम उनके ऊपर फोकस करते हैं। सेकंड गो में मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसके अंदर 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है जी, 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी हुई हैं। इन 3 में से मेरे को 2 स्टेटमेंट तो आती है, तीसरी स्टेटमेंट है वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता, मैंने कभी उसके बारे में नहीं सुना हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन को सही करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी थोड़ी ज्यादा है। ऐसा मान लीजिए 70-80% के आसपास प्रोबेबिलिटी है कि आप लोग इस क्वेश्चन को जो है वो सही अटेम्प्ट कर दोगे। तो जब हम लोग दूसरी बार अपने पेपर को गो थ्रू करेंगे, पहली बार तो हमने 100%, तो वहां से हमें पता चल जाएगा नॉर्मली क्या रहता है कि जो 100% एक्यूरेसी है वो 30 से 40 क्वेश्चंस में रहती है। अच्छी कंडीशन होगी 40 होगी, क्लियर। कुछ बड़े ब्रिलियंट बच्चे भी रहते हैं जो 130 40 स्कोर करते हैं, उनकी जो वो 50 रहती है फर्स्ट गो में कि जी 50 क्वेश्चन जो उनके ऊपर वो 101% श्योर है कि वो सही होंगे ही होंगे, क्लियर। फिर वो जाते हैं या फिर हमें जाना चाहिए वो क्वेश्चंस जिन पे हम लोग जो है वो 80% के आसपास हमारी श्योरिटी है, क्लियर। 80% या 50 to 80% के आसपास हमारी श्योरिटी, हमें लगता है कि शायद ये आंसर है, तो उन क्वेश्चंस को जो हम लोगों ने अटेम्प्ट करना है। किन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट नहीं करना है? पहली चीज ध्यान रखिए, एक ऐसा सवाल जिसके बारे में आपको 0% आइडिया, आपने कभी सुना ही नहीं उसके बारे में। बहुत बार लोग उसको भी अटेम्प्ट कर देते हैं ये सोच के कि शायद किस्मत जो वो साथ दे दे। ध्यान रखना, किस्मत के साथ देने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बड़ी ही कम होती है, नेगेटिव मार्किंग होने की प्रोबेबिलिटी जो वो बहुत ज्यादा होती है, क्लियर। तो ध्यान रखिए, आप 0.66 मार्क्स जो है वो आप लोगों के रिड्यूस हो जाएंगे अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन पर ब्लफ करोगे और वो क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का गलत हो जाएगा। तो वो सवाल जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल नहीं पड़ा, उसको तो बिल्कुल भी टच मत करिए, क्योंकि अगर आप उसको टच करोगे तो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए जो 100% श्योरिटी वाले सवाल है वो तो आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर दोगे। जो 80% श्योरिटी वाले क्वेश्चन है इनको टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी एलिमिनेशन मेथड से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। जो 50% वाले सवाल होंगे, क्योंकि वहां पे हमें ज्यादा कैलकुलेशन लगानी पड़ती है, ज्यादा थॉट प्रोसेस एनालाइज करना पड़ता है, तो हम लोग एक ऐसे सवाल के ऊपर दिमाग लगाए जो हमें आता ही नहीं है, और दूसरा हम एक ऐसे सवाल के ऊपर दिमाग लगाए जहां पे जिस तरह से आंसर निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा है। तो आप खुद सोचिए कि कहां पे ज्यादा सही होने के चांसेस होंगे। तो जो थोड़ा सा हमें आइडिया होगा, जिसके बारे में हमने पढ़ा होगा, या 3 लाइनों में से शायद एक लाइन के बारे में हमें पता होगा, उस क्वेश्चन को करने की प्रोबेबिलिटी जो आप लोगों की वैसे भी ज्यादा होगी। ऐसा नहीं है कि जो सवाल 50% आते हैं वो सारे कर देने हैं। जो सवाल 50% आते हैं उनमें कोशिश करिए कि जहां पे आपका जो आपको जो एलिमिनेशन मेथड या जहां पे आपको लगता है कि यार ये सही होने की संभावना जो है इसकी ज्यादा है, उसके ऊपर जो है वो ज्यादा ध्यान केंद्रित करिए। तो आसान भाषा में अगर मान लीजिए 30 से 40 सवाल आप फर्स्ट गो में सॉल्व करते हो, ठीक है जी, और 20 से 30 सवाल जब आप सेकंड गो में, सेकंड गो का मेरा मतलब क्या है कि वो सवाल जो 80% 50 to 80% जब आप लोग उसमें श्योर हो, अगर आप उनको सॉल्व करते हो और आपकी जो अटेम्प्ट अल्टीमेटली है वो 50 to 70 के बीच में रहती है, तो कहीं ना कहीं जो है वो आप लोगों के इस एग्जामिनेशन को सॉल्व क्लियर करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है। देखिए 50 मैंने बोला कि पेपर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बड़ा ही ज्यादा मुश्किल है, तो 50-55 से ज्यादा सवाल सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 70 जो है अगर पेपर थोड़ा सा इजी है, क्लियर, तो 50 to 70 के बीच की जो रेंज है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, वो एक डिसेंट अटेम्प्ट मानी जा सकती है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि बहुत बार क्या रहता है कि हम लोगों ने पढ़ा कम होता है और हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम सॉल्व करते हैं, ये सोचते कि शायद कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन एग्जाम जो है, जब पेपर होगा तो हम लोग ही खुद बता देंगे आपको कि जो एग्जाम थी वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, अनएक्सपेक्टेड पे था, कट ऑफ ज्यादा जाएगी कम जाएगी, क्लियर। तो जिसने प्रिपरेशन अच्छी की होगी वो अपने आप ही इस रेंज में जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे भी ऐसे हैं, जैसे बड़े सारे मॉक टेस्ट जो हमारे द्वारा ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, तो वो 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं या 95 क्वेश्चन जो वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्लियर, फिर भी उनका स्कोर जो वो अच्छा जा रहा है। लेकिन मेरी सजेशन जो वो ज्यादा नहीं रहेगी आप लोगों को कि आप जो है वो बहुत ज्यादा 80-90-100 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से जो है वो हम लोगों ने अपने आप को बचाना है। तो कभी भी कहीं पे भी आप लोग ब्लाइंड गेस मत करिए, क्लियर।
उन्हीं क्वेश्चंस को जब आप लोग सॉल्व करिए जिनके ऊपर आप कॉन्फिडेंट हो, आपको लगता है कि इनका आंसर जो है आपने लगने का मतलब ये नहीं कि फीलिंग आ रही है, लगने का मतलब है कि कहीं पढ़ा हुआ है, इसका आंसर जो है वो ये सही हो सकता है। क्लियर। और जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर को रीड करते हो, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अवॉइड ह्यूमन एरर। जब आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हो, ओएमआर के ऊपर सही मार्क करिए, अवॉइड ह्यूमन एरर। जब आप लोग क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हो, अगर पेपर मुश्किल भी है, जैसे कभी कभी होता हो सकता है पहले 10 क्वेश्चन जो हैं वो ज्योग्राफी के हैं, पहले 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं। अब हिस्ट्री के अगर पहले 10 क्वेश्चन आ गए और हो सकता है कि अनप्रडिक्टेबल आ गए और वहीं पे पैनिक आ गए कि हो यार 10 क्वेश्चन है, नहीं आए, पहला नहीं आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा है, 10वें तक आते आते वैसे कॉन्फिडेंस जो वो शैटर हो जाता है। तो आपने वहां पे हमेशा ध्यान रखनी है मेरी बात कि टोटल 100 क्वेश्चन हैं, तो जब तक आप 100 क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, बीच में हिमाचल जीके भी आएगा, इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा, पॉलिटी भी आएगी, इकोनॉमी भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, करंट अफेयर भी आएगा, तो जब तक आप 100 के 100 क्वेश्चन को गो थ्रू नहीं करोगे, तब तक जो है वो कॉन्फिडेंस को लूज करने का कोई बड़ा ज्यादा लॉजिक नहीं है। क्लियर। तो आप लोगों ने बस इन्हीं छोटी छोटी चीजों के ऊपर जो अपना ध्यान केंद्रित करना है, कॉन्फिडेंस रखना है, जो आपने प्रिपरेशन की है उसको बैक करना है, और इस एग्जामिनेशन हॉल के बाहर एक लेसन लेके निकलना है कि क्या गलतियां आपने की, और जो गलतियां आपने पहले की थी कैसे आपने इस बार उनमें सुधार किया। अगर आप हर साल या आप हर एग्जामिनेशन के साथ जब अपने आप में सुधार कर रहे हो, तो इस एग्जाम को आप लोग जरूर क्लियर करोगे। अगर आप अपने जो प्रवृत्ति है, अपने जो एग्जाम के अटेम्प्ट है उसमें सुधार नहीं कर पा रहे हो, तो एग्जाम क्लियर करने की जो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम है। क्लियर। तो इन 4 चीजों के ऊपर जब आप लोग अपना मेन ध्यान केंद्रित करोगे, इसके अलावा जो आपकी इंस्ट्रक्शन उसमें टेलीफोन, जो आपके मोबाइल फोन है या जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ये ना जो आपकी स्मार्ट वॉच वगैरह होते हैं, उनको मत ले जाना वहां पे घड़ी सोच के। दूसरी घड़ी जो आप लोग लेके जा सकते हो। किसी भी तरह के स्मार्ट वॉच, किसी भी तरह के जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अलाउड नहीं है। पहले अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा कोशिश ये करिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको, किसी की गाड़ी है, किसी का व्हीकल है, कोई दोस्त वगैरह है, उसके पास जो वो पहले दे दीजिए, ताकि अंदर जाके जो आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम या परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि वहां पे कमीशन ने सीधा सीधा कहा है कि वहां पे उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। क्लियर। तो इन 2-3 चीजों के ऊपर जो आप लोगों ने अपना ध्यान केंद्रित करना है। इसी के साथ इस सेशन को मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ, एंड होपफुली आप लोग जो सोच के इस एग्जामिनेशन में जा रहे हो, इस एग्जामिनेशन को आप लोगों ने क्लियर करना है, आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू।